हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश, लाइट, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स में लगभग आधा से ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया है। किसका? पेपर 3 यूनिट 1 फिजिक्स का। आज के सेशन में हम लोग प्रकाश पर चर्चा करेंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के टाइप और कौन कौन सी परिघटनाएं होती हैं प्रकाश में, इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या होती है? प्रकाश तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। हम लोग ऊर्जा वाले टॉपिक में भी पढ़े थे कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा जिसे हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं। ये मेयर के द्वारा दिया गया था ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो उसी में एक प्रकार है हमारा प्रकाश। हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे कि प्रकाश ऊर्जा को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था सोलर सिस्टम के द्वारा, हमारा सौर ऊर्जा के द्वारा, जो एक रिफ्लेक्टर लगा होता है हमारे घरों के ऊपर, एब्जॉर्ब करता है वो, ठीक। और वो क्या करता है? सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा जो बल्ब है उससे वो क्या काम कर रहा है? विद्युत ऊर्जा को हमें प्रकाश ऊर्जा में प्रोवाइड करा रहा है, हमें प्रकाश दे रहा है। तो इस तरीके की तमाम हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे, ठीक। तो आइए हम लोग आज प्रकाश पर चर्चा करते हैं। प्रकाश जो कि ऊर्जा का रूप है, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंग का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तरंग क्या होती है? तरंग हम लोगों ने तरंग वाला चैप्टर ध्वनि में पढ़ा था। जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे सबसे पहले देखिए, वहां पर आपको समझ में आएगा कि तरंग जो है वह दो तरीके का होता है। एक यांत्रिक तरंग होता है और एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यांत्रिक तरंग में भी हम लोगों ने दो तरह के तरंगे पढ़ी थी, वेव्स पढ़ी थी। एक था अनुप्रस्थ तरंग और एक था अनुदैर्ध्य तरंग। और फिर उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग देखा था, जिसमें हमने एग्जांपल्स देखे थे। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एग्जाम्पल है, ठीक। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में हम लोगों ने देखा था कि अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी होती हैं? जो जल की वेव्स होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, और उसके साथ साथ जो ध्वनि है, साउंड है, वो अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। तो आइए हम लोग क्या क्या पढ़े। तो प्रकाश हम लोगों ने शुरू किया है, ठीक। लाइट जो कि ऊर्जा का ही एक रूप है, ऊर्जा का रूप है, और विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। कितने पॉइंट्स दे सकते हो? विद्युत चुंबकीय तरंग जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम मिले या ना मिले ये संचरित आगे एक स्थान से दूसरे स्थान हो जाएगा। तो यहां हम लोग बोलेंगे जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्लियर है। अब हम लोग जब बात करते हैं लाइट की, तो लाइट में कुछ परिघटनाएं हमको पढ़ना है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, ये दो टॉपिक को तो हमको डिटेल में पढ़नी है। इसके अलावा की जो टॉपिक हैं जैसे कि व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन और ध्रुवण, इनको परिभाषित करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग परावर्तन को देखते हैं। उससे पहले देखो साथियों, कोई भी वस्तु हमें दिखाई क्यों पड़ती है? इसका मेन कारण क्या है? परावर्तन, ठीक। किसी भी वस्तु से जब लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तब वो वस्तु हमें दिखाई दे रही है। दोबारा सुनिएगा, जिस वस्तु से लाइट हमारी आंखों तक पड़ रही है तभी हमें वो वस्तु को
देख पा रहे हैं। जैसे कि देखो, एक सोर्स है, इस सोर्स से क्या हो रहा है, लाइट आ रही है। यहां पर मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, कोई एक वस्तु रख दी, तो लाइट इस पर पड़ेगी तभी तो दिखाई देगा। तो इस पर पड़ के हमारी आंखों पर भी आएगा, हमारी आंखों पर भी आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश के परावर्तन की वजह से हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ रही है। तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्या क्या हमने देख लिया, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, प्रकाश तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकता है ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो निर्वात में भी और वायु में भी और किसी माध्यम में भी संचरित कर सकता है। प्रकाश तरंगों का जो वेग है निर्वात में और वायु में कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, बाकी परिघटनाएं कौन कौन सी करता है ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। ठीक, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की किरणें आ रही हैं इस तरीके से, किसी एक समतल सतह पर ये क्या हो रही है, टकरा रही हैं, टकराने के बाद सेम मीडियम में ये वापस चली गई, सेम मीडियम में ये टकरा करके वापस चली गई। तो यहां पर जो किरणें आ रही हैं उन किरणों को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरणें। क्या बोलते हैं, ये याद रखोगे, आपतित किरणें। और ये वाली किरणें कौन सी हैं, परावर्तित किरणें। ठीक, इस समतल से क्या हुआ, आपतित किरणें आई, इंग्लिश में इंसिडेंट रे, और इधर रिफ्लेक्टेड रे। किरणें आई, टकराई और सेम माध्यम में लौट करके चली गई, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो डिफाइन कहिए, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण वह किसी चमकदार सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह आपतित होता है। जिस माध्यम से लाइट आ रही है, टकरा करके उसी माध्यम में वह लौट जाता है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन की परिघटना में प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता मतलब उसका जो इंटेंसिटी है। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर आएगा, यहां टकराएगा तो इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता कम हो जाएगी। जितनी तेजी से आ रहा था उतनी तीव्रता, उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी टकराने के बाद, समझ गए। तो तीव्रता बदल जाती है, परंतु क्या नहीं बदलता है, उसका तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य जिसको लैम्डा से हमने डिनोट किया था। और क्या नहीं बदलती है, उसकी आवृत्ति। और क्या नहीं बदलता, उसका वेग। ये सब नियत रहता है। क्या चेंज हो जाती है, तो उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी। ठीक, आगे इस डायग्राम को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर इंसिडेंट रे, ये आपतित किरणें हैं, और ये हमारा अपवर्तित किरणें हैं, अपवर्तित किरणें, और ये आपतित किरणें। यहां पर देखो, हमने एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ किया है इन किरणों के बीच में, आपतित किरणों के और अपवर्तित किरणों के बीच में हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है। इससे हम लोग एंगल देख सकते हैं कि कोण कौन सा बन रहा है। तो ये जो आपतित किरणें हैं, ये इस नॉर्मल से एंगल आई बना रहा है, एंगल आई बना रहा है, ये चीज, ये एंगल आई है। और परावर्तन के बाद ये नॉर्मल से एंगल आर बना रहा है, एंगल आई विच इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण। ये है आपतित कोण, इंसिडेंट एंगल, और ये है अपवर्तित कोण, रिफ्लेक्टेड, अपवर्तित कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लो। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम की, कि कुछ नियम है, ये सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परावर्तन के नियम लिखिए, ठीक, 3 मार्कर 5 मार्कर। तो क्या नियम है? इसके 2 नियम है, आपको दोनों नियम याद होने चाहिए। पहला नियम क्या है? यहां पर जो आप देख रहे हो आपतित कोण और यहां पर देख रहे हो अपवर्तित कोण, अगर ये जो मिरर यहां पर ये समतल है, मतलब खुरदुरी सतह नहीं है, तब इस तरीके की अगर चीज हो रही है, परावर्तन हो रहा है, तो आप पहले नियम में बोलोगे कि एंगल आई जो है वो इक्वल होगा एंगल आर के। मतलब जो परावर्तन का नियम है उसमें पहला नियम है कि जो आपतित कोण है वो परावर्तन के बाद अपवर्तित कोण के बराबर होगी। ये हो गया हमारा पहला नियम, किसका? परावर्तन का। आपतित कोण अपवर्तित कोण के बराबर होगी, मतलब जितने एंगल से आपतित हुआ है उसी एंगल पर ये परावर्तित हो जाएगा। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है कि ये जो नॉर्मल है, ये जो आपतित किरण है और ये जो अपवर्तित किरण है और ये जो हमारा समतल है, ये सब कुछ एक ही प्लेन पर होगा। प्लेन मतलब ये जैसे हमारा 2D, मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में बताया था 2D 3D 1D, जब हम लोग गति की बात कर रहे थे, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, तो ये द्विविमीय है। ठीक, तो आप यहां पर देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। ये सारी की सारी आपतित, नॉर्मल, अभिलंब जिसे बोलते हैं, परावर्तित, और ये हमारा, ये सारे के सारे किस पे होंगे? समतल, एक ही तल पर होंगे। ठीक, तो यहां पर आप इसको नोट कर सकते हो। क्या क्या? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आगे, परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। सीधी सी बात है, अगर किसी प्लेन सतह पर किरणें आकर के आपतित होंगी, आकर के टकराएंगी, तो क्या होगा? वो परावर्तन के नियमों को फॉलो करेगा, मतलब जिस एंगल से आया उसी एंगल से वो लौट जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन क्या होगा अगर वो सतह जो है वो खुरदरी हो इस तरीके की, तो अगर यहाँ पर आता है कोई किरण, तो हो सकता है ये ऐसे मुड़ जाए, हो सकता है ऐसे मुड़ जाए, हो सकता है ऐसे मुड़ जाए। ये खुरदुरी होने की वजह से किस एंगल पे मुड़ेगा ये हम नहीं कह सकते। तो ये हो गया हमारा नियमित अनियमित परावर्तन। तो ये वजह किस वजह से हो रही है? नियमित सतह होगी तो नियमित परावर्तन, अनियमित सतह होगी तो अनियमित परावर्तन। एग्जाम्पल देखिए, ये यहां पर आप देख रहे हो ये आपतित किरणें हैं, अगर पैरेलली हम लोग इसको इंसिडेंट करा रहे हैं किसी सतह पर, आपतित करा रहे हैं किसी सतह पर, तो क्या हो रहा है? ये देखो, ये पैरेलली रिफ्लेक्ट भी हो जा रही है, परावर्तित भी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर सरफेस है, नियमित सरफेस है। ठीक, ये अनियमित सरफेस है, यहां पर ये आया, इंसिडेंट हुआ, आपतित हुआ, और ये अपवर्तित हुआ, कोई लॉजिक नहीं। ये सारे के सारे किरणें हमने क्या किया है, ये एक दूसरे के सब क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद, ये देखो कोई किरण आपस में समानांतर नहीं है, कोई इधर भाग रही तो कोई इधर भाग रही। तो इसे हम लोग बोलेंगे अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। और ये है हमारा नियमित परावर्तन। ये सारी चीजें 3 मार्कर 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, नोट कर सकते हो आप लोग इसे। प्रकाश का परावर्तन किसी समतल सतह से, उदाहरण दर्पण, दर्पण पे कोई भी रे आती है तो वो क्या कैसे रिफ्लेक्ट होती है? परावर्तन के नियमों को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इस परावर्तन में आपतित किरणें व परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जैसे मैंने भी दिखाया। उदाहरण, एक मनुष्य कांच में अपना चेहरा नियमित परावर्तन के कारण ही देख पाता है। रेगुलर
रिफ्लेक्शन की वजह से ही वो समतल दर्पण पर अपना चेहरा देख पाता है। अदरवाइज क्या होता, उसका चेहरा कुछ अजीब सा दिखता, अनियमित परावर्तन की वजह से। यहाँ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरी सतह से, जैसे कि दीवार हो गई, कागज आदि से होता है, तब अनियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक, इस परावर्तन में परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। ये समानांतर कहाँ है, यहां पर समानांतर है, रिफ्लेक्शन के बाद भी, रिफ्लेक्शन के पहले भी। उदाहरण, किसी व्यक्ति के द्वारा समाचार पत्र का पढ़ना। समाचार जब पत्र पढ़ते हो तो जो पेपर है वो समतल नहीं होता है, कहीं यहां से मुड़ी है, कहीं यहां से मुड़ी है, लेकिन आपकी आंखें जो है पूरे पेज को देख रही है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है, जो लाइट उस न्यूज़पेपर पर पड़ रही है तो वो तो पैरेलली आ रही है, लेकिन जैसे ही रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही है। तो प्रकाश का ये एक एग्जाम्पल हो गया, अनियमित परावर्तन का ये एग्जाम्पल हो गया न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक, तो ये आप लोग एग्जाम्पल देते हुए ये परावर्तन के नियमों को, परावर्तन के टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक, नियम पढ़ लिया हमने परावर्तन का, हमने प्रकार पढ़ लिया परावर्तन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दर्पण की, मिरर की। ठीक, क्यों, क्योंकि मिरर से ही तो डिफाइन होगा कि इमेज, जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कहां बनेगा, कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, है ना, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, है ना। तो इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे अगर हमें प्रकाश में दर्पण हम लोगों ने पढ़ लिया होगा तो। मिरर हमको पता होना चाहिए। तो मिरर बेसिकली कितने टाइप का होता है, मिरर क्यों यूज करते हैं, हम अपनी इमेज देख सकें, प्रतिबिंब देख सकें, अपनी छाया देख सकें, है ना। तो हम लोग इसलिए दर्पण का यूज करते हैं। अलग अलग टाइप के दर्पण होते हैं, तो उसमें दो तरीके का दर्पण है। पहला है दर्पण, दो तरीके का है, एक तो होता है समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, और इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या क्लियर है। अब हम लोग इस दर्पण के दोनों टाइप्स को हम लोग पढ़ते हैं। समतल दर्पण बहुत इजी सर, एक ऐसा दर्पण जो बिल्कुल प्लेन हो और उसका दूसरा हिस्सा क्या हो, पॉलिश्ड हो, तभी वो दर्पण कहलाएगा। एक हिस्सा क्या हो, एक साइड क्या हो, पॉलिश्ड हो। ठीक, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या हमें इसे पढ़ना है, बस थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु इसके सामने रखी होगी, कोई भी वस्तु अगर इसके सामने रखी होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो मिरर के जस्ट पीछे बनेगा। मिरर के पीछे कितना दूर पे बनेगा, जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी मिरर से, और ये है हमारा इमेज की दूरी मिरर से। इसको U से डिनोट करते हैं, इसको V से डिनोट करते हैं। प्रकाश की किरणें आई, आपतित हुई और परिवर्तित हो गई। ठीक, जो कि यहां पर आपको इमेज हमको दिख रही होगी। ठीक है, यहां से इसको आती हुई प्रतीत होगी, यहां पर गई और यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं, किसी वस्तु की प्रतिबिंब को बना सकते हैं। जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही दूरी पर इसकी इमेज, इसका प्रतिबिंब बनेगा। बस इतना ही जानना है प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में। क्लियर है। बाकी गोलीय दर्पण को देखो, तो गोलीय दर्पण बनता कैसे है, एक गोला, एक स्फीयर होता है, जैसे बॉल की आकृति होती है, वृत्त नहीं। 3D में आप वृत्त को करोगे तो एक बॉल बनता है, बॉल, खोखला बॉल, जैसे टेनिस बॉल आप लोगों ने देखा होगा। उसे आप एक तरफ से कट करो, एक तरफ से आप ऐसे कट कर दो,
कट करके ये वाली साइड को अलग किया हमने, और ये खोखला है। अगर आपने इस साइड पॉलिश कर दिया तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, जिसको हिंदी में अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक, तो इसे आप कैसे याद रख सकते हो कि इसमें जो एक केव बन रहा है, केव मतलब होता है गुफा, केव मतलब गुफा, तो कॉनकेव में केव आ रहा है, तो गुफा जिसमें बन रहा होगा अंदर की तरफ, और पॉलिश किधर है? उभरी हुई सतह, इसकी उभरी हुई सतह पॉलिश्ड है, और अंदर की सतह क्या है? वो एक मिरर है। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे, इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अगर सेम मिरर को पॉलिश अंदर से कर दें कुछ इस तरीके से, तो जो अब सरफेस हो गया रिफ्लेक्शन वाला वो उभरी सतह हो गई, ऑब्जेक्ट अब हम लोग इधर रखेंगे, तो ये वाला जो दर्पण कहलाएगा इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बात याद रखोगे कि जो मिरर हम लोग बना रहे हैं एक स्फीयर में से कट करके या तो उसकी ऊपरी सतह को पॉलिश कर रहे हैं या तो उसके अंदर वाली सतह को पॉलिश कर रहे हैं, उससे हमारे पास दो मिरर मिल गए, एक तो अवतल और एक उत्तल। तो हमने मिरर के दो टाइप पढ़े, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोली में भी हमने दो पढ़े, एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। कैसे बना? क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखो, हमने इसको एक स्फीयर से कट किया है, एक गोलीय आकृति से कट किया है, तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर जरूर होगा, एक सेंटर जरूर होगा, वहां से इसका कुछ ना कुछ रेडियस, त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी। क्यों मैं यहां पे बता रहा हूं? यहां पर हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। जो रेडियस इसका है, जो त्रिज्या इसका है, वही इस मिरर का भी होगा, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आर को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, इस वक्र की त्रिज्या। और ये जो सेंटर है वो वही सेंटर है जो इस गोले का है, यहां पर हम लोग यूज करेंगे, अभी हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इस गोले का एक सेंटर पॉइंट है ना, जो कि एक रेडियस बना रहा होगा इसकी सरफेस से, इसकी सतह से। इतना आप लोग ध्यान रखोगे, नोट कर लोगे। ठीक, तो क्या पढ़ा? दर्पण एक प्रकाशिक युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन का सिद्धांत मतलब वही परावर्तन के नियम, जो दो नियम पढ़े थे हमने। ठीक, दर्पण अपने पर आपतित होने वाले लगभग संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है। कोई भी प्रकाश को ना तो रिफ्रैक्ट करता है, अपवर्तित करता है, नहीं करता है, और ना ही उसको एब्जॉर्ब करता है, ना एब्जॉर्ब कर रहा है ना ही रिफ्रैक्ट कर रहा है। ओनली क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन कर रहा है। लगभग संपूर्ण प्रकाश को वो परावर्तित कर देता है। कौन? मिरर। मिरर दो टाइप का हमने पढ़ लिया, समतल और गोलीय। क्लियर है? डिफाइन कर सकते हो, किसी दर्पण की परावर्तक सतह समतल है तो वह समतल दर्पण कहलाएगी। दैनिक प्रयोग में अगर देखोगे तो शीशा समतल दर्पण का एग्जाम्पल है। ठीक, जिसका एक तरफ हमने चांदी या पारे की पॉलिश कर दिया करते हैं, तब वो एक दर्पण का निर्माण हो जाता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता शून्य होता है। ये चीज आप समझो, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है कि जब किसी भी दर्पण पर आपतित किरणें समानांतर आए, किसके? जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अगर समानांतर आ रही हैं तो अगर वो फोकस कहां पर केंद्रित कर रहा है वह मिरर, वह उसका फोकस कहलाता है। ठीक है ना, अभी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर समतल दर्पण में क्या हो रहा है, यहां पर कोई भी किरणों को ये मोड़ नहीं रहा है। जैसे कि हमारा अवतल दर्पण क्या करेगा? किरणों को मोड़ देगा, यहां पर आ रही है किरणें, ये इसके फोकस पर मोड़ देगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इस दर्पण का ये फोकस बिंदु है। ठीक, इसी तरीके से कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण में भी देखेंगे कि जहां पर वह फोकस करने की कोशिश कर रहा है,
जहां पर आती हुई प्रतीत हो रही है तो वहां पर उसका फोकस कहलाएगा उत्तल में। यहां पर बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इन्फानाइट पर इसका फोकस है। ठीक, क्या अनंत पर, और उसकी क्षमता शून्य है। क्षमता शून्य मतलब मोड़ने की क्षमता, किसी भी किरणों को वो मोड़ नहीं सकता है, सिर्फ परावर्तित कर दे रहा है, जिस पाथ पर आ रहा है उसी पाथ पर। तो क्या बोल सकते हैं, फोकस दूरी अनंत और क्षमता शून्य होता है समतल दर्पण में। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है तथा वास्तव में गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है, जो कि अभी मैंने बताया। क्या इतनी बात क्लियर? आगे देखते हैं, जिसका एक फलक चमकदार परावर्तक तथा दूसरा फलक अपारदर्शी होता है। एक फलक चमकदार मतलब वो रिफ्लेक्शन वाला सरफेस, और दूसरा वाला पॉलिश्ड है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपारदर्शी। ठीक, गोलीय दर्पण दो प्रकार का हमने पढ़ लिया, एक हो गया अवतल दर्पण और एक हो गया उत्तल दर्पण। अवतल हमने अच्छे से देखा, क्या होता है अवतल, कॉनकेव, जिसमें केव हो, गुफा बन रही हो, है ना, और प्रकाश की किरणें उसमें जा रही हो, उस तरह की का अगर कोई आकृति का दर्पण है तो उसे हम लोग कॉनकेव या फिर अवतल दर्पण कहेंगे। क्या, जिसका दबा हुआ तल ये अंदर की तरफ, अंदर का तल परावर्तक हो, मतलब परावर्तन इस वाले तल में हो रहा है, तथा उभरा हुआ भाग जो है अपारदर्शी होता है, तो हम बोलेंगे वह अवतल दर्पण है। ठीक, एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें अभिसारी दर्पण, वे दर्पण को, उस दर्पण को कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सारी की सारी प्रकाश जो किरणें आपतित हो रही हैं वो क्या हो जा रही हैं, फोकस पर जाकर के मीट कर रही हैं। सारी की सारी आपतित किरणों को वो फोकस पे ले जाकर के मीट करा रहा है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक, केंद्र की ओर मोड़ देता है, ठीक है, उसके केंद्र की ओर मोड़ दे रहा है, फोकस पॉइंट पर सब के सब मुड़ जाते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे अभिसारी दर्पण। उपयोग में अगर हम लोग बात करेंगे तो दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर है वो एक प्रकार का अवतल दर्पण होता है, ताकि हमें बड़ी इमेज दिखे, हमें बाल काटने में दिक्कत ना आए, इसलिए बाल काटने में हम लोग अवतल दर्पण को यूज करते हैं। सर्च लाइट जो है उसे हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं ताकि चीजों को बड़ा करके देख सकें। टेलीस्कोप है, उसके बाद सिनेमा प्रोजेक्टर है, सोलर कुकर है, दूरदर्शी है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए अवतल दर्पण के। तो अवतल दर्पण में हम चीजों को बड़ा कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। समतल दर्पण में हम लोगों ने देखा कि जितनी बड़ी हमारी वस्तु है उतनी ही बड़ी हमारी इमेज, प्रतिबिंब भी बनेगी, परंतु यहाँ अवतल दर्पण में जो वस्तु है वो जो प्रतिबिंब बना रहा है अपनी रियल हाइट से उसकी हाइट ज्यादा है। ठीक, यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये हाथ रखा इसने, इसके हाथ का साइज काफी बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। लेकिन उत्तल दर्पण में जस्ट उल्टा हो जाएगा। आप लोगों ने मिरर्स देखे हैं, कार के साइड मिरर्स, उसमें क्या हो रहा है, पीछे अगर एक बहुत बड़ा ट्रक भी है, पीछे के घर वर सब के सब उसमें दिखाई देते हैं, एक छोटे से आईने में हमको पूरी रियर इमेज दिखाई देती है, समझ रहे हो। तो क्या कर रहा है ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण चीजों को छोटा करके कंसाइज कर रहा है, छोटा करके इमेज बना रहा है। क्या क्लियर है? तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि गाड़ी का जो साइड मिरर है वह उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है। ठीक, तो अभी एक बार देखो, यहां पर देखो कि ये हमने अवतल दर्पण देख लिया, दाढ़ी बनाने का ये सब एग्जाम्पल देख लिया, नोट डाउन आप कर सकते हो। उसके बाद यहां पर देखो कॉनकेव मिरर, क्लियर सी बात है, यहां पर जो पैरेलल किरणें आ रही हैं रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से निकल रही हैं, और यहां पर क्या हो रही है, ये इसको डाइवर्स कर दे रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर। ये अभिसारी है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। यहां पर आते हैं, उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तथा दबा हुआ भाग, अंदर का भाग जो है वो अपारदर्शी होगा, मतलब कुछ इस तरह की इमेज।
ये उभरा हुआ जो है वो परावर्तक सतह हो गया, ठीक। और ये जो अंदर वाली सतह है ये अपारदर्शी है क्योंकि हमने इसे पॉलिश कर दिया। ये यहां पर हमने इसे पॉलिश कर दिया। क्लियर है। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है। हमने अवतल को अपसारी पढ़ा, अभिसारी, और ये है पढ़ा हमने अपसारी। अवतल अभिसारी, उत्तल अपसारी, ठीक। वो कन्वर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। कन्वर्स कर रहा है, ये डाइवर्स कर रहा है। किरणों को ये डाइवर्स कर रहा है। अगर कोई किरण आ रही है तो ये इसको फैला दे रहा है। फैलाने को डाइवर्स बोलते हैं और मोड़ने को, अंदर की तरफ केंद्रित करने को, उसको बोलते हैं अभिसारी। और ये होगा अपसारी। बार बार बता रहा हूं, फिर से सुनो। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, कन्वर्जिंग दर्पण है, और जो उत्तल दर्पण है अपसारी दर्पण है, डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक। क्यों? क्योंकि यह अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरणों को केंद्र से बाहर की ओर फैला देता है, इस कारण से, ठीक। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, सदैव आभासी बनेगा। लेकिन अवतल में ऐसा नहीं है, वहां पर रियल इमेज भी बनती है। वहां पर कई केसेस पढ़ेंगे हम लोग, 6 केस पढ़ेंगे हम लोग अवतल में। उत्तल में 2 केस पढ़ेंगे। यहां पर ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहां कहां रख रहे हैं उस हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा। वो 6 केस अलग पढ़ेंगे, 2 केस इसमें पढ़ेंगे। तो इस दोनों केस में यहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। लेकिन वहां पर बहुत सारे केसेस में रियल इमेज भी बनेगी, ठीक। इस बात को ध्यान रखोगे। उपयोग में किसका उपयोग? उत्तल दर्पण का। रोड लैंप जो बना रहे हैं, उत्तल दर्पण का। गाड़ियों के साइड कांच जो मिरर्स होते हैं, वो भी हमने उत्तल दर्पण का बनाया है। नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब दर्पण से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसे आज हम लोग समझ लेते हैं, ताकि जब हम प्रतिबिंब बनाएं तो हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसे देख लो, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लो होता क्या क्या है। एक दर्पण हमने बनाया, ये हमने अवतल दर्पण का एग्जाम्पल बनाया। ये हमने एक एक्सिस बनाई जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा मान लेते हैं पहला बिंदु हो गया। एक बिंदु यहां पर है हमारा P, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, जो कि मिरर का सेंटर पॉइंट है। मिरर का सेंटर पॉइंट, दो चीजें हो गई। अब यहां पर मान लेते हैं ये x बिंदु है और ये y बिंदु है। तो ये x को y से मिलाने वाली जो लाइन है एक्स वाई, इसको बोलते हैं द्वारक। ये तीसरी चीज मान लेते हैं। क्या क्या हो गया? द्वारक हो गया, द्वार हो गया, एक टाइप से मिरर का द्वार हो गया, तो इसको द्वारक बोलते हैं। ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारा पोल हो गया। अब मैंने बोला था कि ये जो मिरर है ये किसी गोले से काट करके बनाया है, तो मान लेते हैं वो गोला कुछ इस तरीके का होगा। आप इमेजिन कर सकते हो, जिसका सेंटर जो है वो कुछ यहां पर है, ठीक। और यहां पर इसके आधी दूरी पर इसका क्या होगा? फोकस होगा। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इस वक्र का केंद्र, इसको क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। जहां पर आपतित किरणें समानांतर अगर आ रही हैं तो सबकी सब किरणें फोकस बिंदु पर मिल जाएंगी, मुड़ जाएंगी, ठीक। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है C से लेकर के P तक का, इसे बोलेंगे रेडियस, त्रिज्या, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या।
रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा फोकस पॉइंट, और फोकस पॉइंट से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल f से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस की दूरी, या फिर इंग्लिश में फोकल लेंथ। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 1, ध्रुव 2 हो गया, और फिर हमारा द्वारक हो गया तीसरा, ये हमारा चौथा बिंदु हो गया वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु 5वां हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया हमारा 6ठा बिंदु, और फोकस दूरी हो गया 7वां बिंदु। 7 पॉइंट्स हैं। इन 7 में से कोई भी शब्द 3 मार्कर में दे सकता है, इसलिए ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से समझ लो, ये जो हमारा अक्ष है ये मुख्य अक्ष हो गया, ये जो हमारा कर्व है ये मिरर है, इसका जो एक्स वाई हमने जो मिलाया है इसको द्वारक बोलते हैं, इसका जो सेंटर पॉइंट है इस मिरर का उसको हम लोग पोल ध्रुव बोलते हैं। फिर उसके बाद इसका कुछ ना कुछ एक सेंटर बिंदु होगा, केंद्रक होगा, उसको वक्रता केंद्र बोल दिया हमने, सी से डिनोट करते हैं, और इसका आधा, जस्ट इनके बीच की दूरी का आधा अगर है तो इसको हम लोग फोकस बिंदु बोलेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो रेडियस वक्रता त्रिज्या है, और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकस दूरी बोलते हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, एक एक करके डिफाइन करते हैं हम लोग। द्वारक, एपर्चर, गोली दर्पण के सिरे के 2 बिंदुओं को मिलाने वाले सबसे बड़ी रेखा की लंबाई को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे हम लोग एक्स वाई दर्पण में देख सकते हैं, ये जो हमने बनाया है एक्स वाई, क्लियर है। उसके बाद ध्रुव पोल क्या है हमारा? गोली दर्पण के ठीक मध्य के बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये गोली दर्पण उसका ठीक मध्य बिंदु, ठीक। उसके बाद जिसे हम लोग P से इसे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर वक्रता त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम लोगों ने ये डिनोट किया है C से। क्या होता है? गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जैसे मैंने ये पूरा गोले का भाग बनाया, ये दर्पण है, इसी का भाग है, उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। वक्रता केंद्र जो गोले का केंद्र है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र है, जिसे हम लोग कैपिटल C से प्रदर्शित कर रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा है। ये बिंदुएं सारे के सारे क्लियर हो रही हैं। फिर हम लोग देखते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये जो हमारी त्रिज्या है कैपिटल R, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं। ये देखो, ठीक। C से P के बीच का डिस्टेंस जिसको हम लोग PC बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, ठीक। और जो हमारा PF है, F से लेकर के P तक, ये हमारा हो गया फोकस दूरी। बहुत आराम से बता रहा हूं, बारीकी से बता रहा हूं, आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक। ये हो गया मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, जो हमारा मेन एक्सिस है जो कि पोल से होकर के जा रहा है। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं, क्लियर है, जिसको PC दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य फोकस कैपिटल F से डिनोट करते हैं, जो कि क्या है? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली जो मुख्य अक्ष है, ये हमारा मुख्य अक्ष, इसमें जो भी समानांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इस पे जो भी समानांतर अगर रेखाएं आ रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी? वो सब पोल से यहां से गुजरेंगी, पोल बोल रहा हूं सॉरी, वो सब यहां पर फोकस से होकर के गुजरेंगी, ठीक। क्या बोल रहा है? समानांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण में, या फिर फैलती हुई प्रतीत होती हैं जिस बिंदु से उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये एग्जांपल तो मैंने अवतल दर्पण का बताया कि जहां पर वो कन्वर्ज हो रही है वो फोकस बिंदु पर। अगर यही उत्तल दर्पण होता तो जो पैरेलल लाइन समानांतर किरणें आ रही हैं ये कुछ डाइवर्ज हो जाती,
लेकिन हमको ऐसा लगता कि ये फोकस से निकल रही हैं बाहर की तरफ। तो उत्तल में फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अवतल में फोकस में आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, तो उस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक, मुख्य फोकस, जिसे एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे देखो, सातवां बिंदु फोकल लेंथ, किसी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, एफ और पी से बीच की दूरी, जिसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखो, ये हमारे पास एक गोला था जिसे कट किया हमने, एक्स वाई हमारा क्या है, द्वारक है, पी हमारा ध्रुव है, उसके बाद एफ हमारा क्या है, फोकस बिंदु, सी हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आर, वक्रता त्रिज्या, ये हमारा फोकस दूरी, ये फोकस दूरी स्मॉल एफ। सारी चीजें आई थिंक क्लियर है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज, कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है कैपिटल आर, वो इस डिस्टेंस का डबल है। मतलब अगर ये डिस्टेंस स्मॉल एफ है तो यहां पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2f के बराबर। मतलब f स्मॉल को डबल करेंगे तब हम लोग c तक पहुंचेंगे, जो कि कैपिटल R के बराबर होगा। तो कैपिटल R इज इक्वल टू 2f, यहीं से f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R अपॉन में 2। इससे आप लोग याद रखोगे, ये है रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ और वक्रता त्रिज्या, इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक। तो यहां पर ये चीजें हैं, आप लोग द्वारक है एक्स वाई, पी पोल हो गया हमारा, ध्रुव हो गया, सी वक्रता केंद्र हो गया, पीसी हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, एफ फोकस हो गई और पीएफ हमारा फोकस दूरी हो गया। ये चीज अगर हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे तो सेम चीजें हैं, ठीक, टर्मिनोलॉजी है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आया होगा, ठीक। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पर डेली करंट अफेयर और क्विज कराई जाती है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर। बाकी के भी सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, मस्त पढ़ाई करिए, खुश रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।